फॉलो कर रहे हैं या फिर एलन फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, मेरी स्क्रीन आई थिंक सभी को विजिबल होगी, नहीं हो तो मुझे बताइएगा। सबसे टफ, मैं आपको सबसे एंड में बताऊंगा कि सबसे टफ कौन सा है। सबसे आसान जिनमें हायर होना आज के टाइम में है वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वो पहले हम लोग समझेंगे। सबसे इजी अभी के टाइम में अगर आपको जॉब लेना है तो वो है, मतलब बिल्कुल इजी भी नहीं बोलूंगा, मतलब इसमें इजी का मतलब कंपैरेटिवली इजी है, बाकियों में बहुत टफ पड़ सकता है, इसमें इजी है, तो वो है पीडब्ल्यू और अन अकेडमी। हाँ, मैं अभी सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, मैं अभी सारी चीजें बता दूंगा एज के रिगार्डिंग भी, है ना। मैं, आप अभी देखेंगे तो आपको अपने आप ही मालूम पड़ेगा कि हर एक चीज क्लियर हो गई है, एज कितना रिक्वायर्ड है, कौन सा सेगमेंट, कौन से इंस्टीट्यूट, सब कुछ। और मैं क्वेश्चंस के लिए ओपन सेशन रखेंगे, आप चिंता ना करें। तो अभी आप मतलब मैसेज ना करें, क्योंकि मैसेज में फिर टाइम काफी निकल जाएगा। 1 to 1 में आपको समझा ही दूंगा, आपको आराम से क्वेश्चन बोलने का मौका दूंगा, आप उसमें बोलिएगा और फिर मैं आपको बता दूंगा वो चीज। अभी तो एक बार जो मैं सोच कर आया हूँ कि बता दूं मैं आपको, वो आप देखिएगा। जैसे कि दो नए प्लेयर आए हैं मार्केट में, प्लेयर ही मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि ये एक तरीके से एक कंपनी थी जो ऑनलाइन थी और अभी एकदम से ऑफलाइन पर आ गए हैं। हाँ जी, सब कुछ मैं सारा कुछ बता दूंगा आपको, प्रो एंड कॉन सब कुछ। तो पहले हम इन दोनों की बात कर लेते हैं, और इन जैसे ही और इंस्टीट्यूट, नो डाउट ये आज के टाइम में बूम कर रहे हैं, ठीक है। अन अकेडमी और पीडब्ल्यू, पीडब्ल्यू यानी फिजिक्स वाला, आप बहुत नाम देख रहे होंगे उसका हर जगह, है ना। तो नाम क्यों है आप लोगों को भी आइडिया होगा, नहीं आइडिया है तो एक छोटा सा मैं समरी देता हूँ आपको कि ये बेसिकली क्या है ना, ये एजुकेशन सेक्टर में एडटेक कंपनियां हैं। एडटेक मतलब होता है एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी को जोड़कर बनी हुई कंपनियां। एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि ये पढ़ाएंगे भी, लेकिन इन्होंने उस पढ़ाई को ऑनलाइन, टैबलेट के थ्रू, लैपटॉप पर, वीडियो के थ्रू इस तरीके से प्रमोट किया है, तो ये एडटेक कंपनियां हैं। इससे पहले बायजूस भी थी, मैं अभी उसको थोड़ा अलग से डील कर लूंगा। पीडब्ल्यू और अन अकेडमी में क्या हो रहा है, इनके पास अभी फंडिंग आई है, तो फंडिंग आई है तो ये एक्सपेंड कर रहे हैं, फंडिंग इन्वेस्टर्स करते हैं, और उस इन्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि अगले 4-5 सालों के बाद आप उनको प्रॉफिट देना स्टार्ट करेंगे। तो 4-5 सालों के बाद देना स्टार्ट करेंगे, इट मीन्स अभी बहुत बल्क में मनी है, और बल्क में मनी है तो यहाँ पे इनके खोले गए हैं ऑनलाइन सेंटर्स के बाद ऑफलाइन सेंटर्स। तो ऑनलाइन तो पहले से चल रहा था, फिर ऑफलाइन सेंटर जब ओपन किया गया तो फंडिंग बहुत आसानी से मिल गई। अब फंडिंग मिलने के बाद होता क्या है ना, अभी सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, मतलब सिस्टम तो है डेफिनेटली, लेकिन स्ट्रांग नहीं है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हायरिंग के लिए भी बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग। तो यहाँ पे अगर आप पीडब्ल्यू या अन अकेडमी में पेपर देते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने रिटर्न में अच्छा स्कोर कर लिया है, देखो टेस्ट तो ये लोग लेंगे, अगर आपने रिटर्न में स्कोर कर लिया, सपोज 80% आपने स्कोर कर दिया, तो हो सकता है डेमो आपका थोड़ा सा आसान हो जाए, या फिर अगर आपका रिटर्न वीक रहा और डेमो स्ट्रांग हो गया, तो हो सकता है वो डेमो के बेसिस पर आपको ले लें। लेकिन रिटर्न और डेमो होंगे दोनों ही चीज। बेसिकली 80-20 में डिवाइड करता हूँ, म्यूट रखिएगा सर, है ना, और सभी लोग। इसका मतलब क्या होता है कि रिटर्न टेस्ट में आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो 80% वेटेज आपका हो गया रिटर्न टेस्ट का, और डेमो का हो गया 20%, अगर आपने रिटर्न अच्छा क्लियर किया है तब। और अगर रिटर्न वीक रह गया है और डेमो, तो आपको बहुत एक्सटेंड देना पड़ेगा। और मैं बता दूं, जब भी आप फर्स्ट टाइम देते हैं, जितनी नॉलेज अभी होगी ना, उसकी 50% ही आपके सामने, मतलब जब आप किसी के सामने बोल रहे होगे तो 50% ही आपको याद आ पा रहा होगा। एक तो ये दिक्कत है। अब यहाँ पे देखिए, हाँ, अभी क्वेश्चन अभी लेंगे एंड में ना, पहले आप एक बार देख लीजिए। अब होते क्या है, सेगमेंट है तीन, तीन सेगमेंट से मतलब ये है कि एक तो है 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास वाला, जिसे हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन। दूसरा है सेगमेंट नीट का, और तीसरा सेगमेंट है आईआईटी जेई का। अब देखिए इन तीनों सेगमेंट में पर्सनली मेरा ओपिनियन ये है कि आप कभी भी, अगर आप
अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं और ठीक ठाक ग्रोथ चाहते हैं, तो आप इस 8th 9th 10th वाले जोन में ना जाएं। अब मैं ये बोल रहा हूँ नहीं जाएंगे तो आप बोल रहे हो कि सर कोई ना कोई तो जाएगा, बिल्कुल जाएंगे। दुनिया में हर जगह कहीं ना कोई जा ही रहा है। हाँ, अभी अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। अब दिक्कत क्या है इसमें, मैं पहले आपको अब ये तो बता दिया मैंने कि क्यों नहीं, मतलब नहीं जाना है, ये तो बता दिया। अब क्यों नहीं जाना है उसका कॉज समझ लीजिए। पहला कारण कि क्यों नहीं जाना है, यहाँ पर जो सबसे पहली चीज हमारे मन में आती है वो आती है सैलरी रेंज। यहाँ पे जो मंथली सैलरी रेंज हो सकती है, ध्यान रखिएगा, ये सैलरी उन लोगों के लिए है जिनका पेपर बहुत अच्छा गया है, जिनकी नॉलेज बहुत स्ट्रांग है। अभी नॉलेज में मैं बाद में आऊंगा, है ना। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फायदे क्या क्या है, फिर वो फायदे कैसे मिलेंगे वो समझिएगा आप। कि अगर आप 8th 9th 10th फाउंडेशन ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो सैलरी की रेंज होगी वो होगी 50,000 से लेके 75,000 तक। ये मैक्सिमम बता दिया मैंने आपको, 75 मैक्सिमम है। और 50 ऐसा नहीं कि मिनिमम है कि कुछ नहीं करा तो 50 मिल जाएगी, नहीं। आपने ठीक ठाक परफॉर्म किया तो 50 मिल जाएगी। बाकी डिपेंड करता है आपके कन्वर्सेशन पर और प्रीवियस इंफॉर्मेशन आप कितनी लेके गए हैं उस इंस्टीट्यूट की, उसके बारे में। जैसे कि हम लोग इसमें गाइड करते हैं कि कैसे जो एचआर से बात करनी है वो कैसे करनी है, ठीक है। तो एचआर इससे बिलो भी तोड़ सकता है, 50 से कम पर भी एचआर ब्रेक कर सकता है आपको। और अगर आपको पहले से नॉलेज है तो आप अच्छी खासी मतलब ठीक ठाक कर सकते हैं अपनी सैलरी को। अब ये तो हो गई सैलरी। अब कई लोगों को लगता है कि यार बहुत सैलरी है, मजे आ गए। नहीं, पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो लोकेशन होगी ना वो आपके घर की नहीं होगी। यहाँ पे आपको कहीं दूसरी जगह जाना पड़ सकता है। मतलब पड़ सकता क्या है, 90% चांस है कि आपको जो लोकेशन मिलेगी वो आपके घर के आसपास नहीं होगी। हालांकि एचआर आपको बोल देगा कि बिल्कुल सर आप अभी ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम आपको आपका होम टाउन दे देंगे। तो ये बिल्कुल गलत बात है। आज बताता हूँ मैं आपको, बहुत ही कम चांसेस है कि आगे 2 सालों के अंदर भी आपको अपना होम टाउन मिल पाए। बहुत कम चांस। कुछ किस्मत वाले लोग होते हैं, जुगाड़ वाले लोग होते हैं, या फिर कुछ और कॉम्बिनेशन बना लिया, तो 10% लोग हैं मुश्किल से जो विद इन 2 ईयर, ध्यान रखिएगा, विद इन 2 ईयर दोबारा अपने होम टाउन में आ सकते हैं। अदरवाइज तो बाकी लोग तो दूर ही रहेंगे। पहली दिक्कत तो ये है। दूसरी दिक्कत क्या है, दूसरी दिक्कत ये है, 8th 9th 10th की क्लासेस होती हैं 4 to 7, 30 ले लेता हूँ 7:30, या फिर कहीं कहीं पे 4 to 8 हो सकती है। टाइमिंग है इनका पीएम में, ये पीएम वाला टाइमिंग है। इट मींस मॉर्निंग का स्लॉट खाली है। मॉर्निंग का स्लॉट मतलब अगर आपको देखो, अब ऐसा नहीं कंपनी सिर्फ 4 घंटे के लिए बुलाएगी आपको, नहीं, कंपनी आपसे 8 घंटे या 9 घंटे काम करवाएंगे। अब स्टार्टिंग का यानी सपोज कर लो मैं आपको बोलता हूँ 10:30 से आप आए हुए हो, तो 10:30 से 4 तक का जो टाइम खाली है ना आपके पास, इस टाइम को कंपनसेट करने के लिए आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे और वो काउंट भी नहीं होंगे। और हमेशा आपको यही बोला जाएगा कि आप लोग तो फाउंडेशन के लोग हो, आप तो दिन भर फ्री बैठे रहते हो क्योंकि आपको सुबह क्लास नहीं करनी होती है। और इसमें है ग्रोथ रेट बहुत कम। अब फालतू के काम क्या होते हैं, पीटीएम हो सकती है, एग्जाम्स में इन्विजिलेशन हो सकता है, कॉपियां चेक करनी पड़ सकती हैं, बच्चों की कॉपियां बनवाना, नोट्स बनवाना, क्वेश्चंस बनाना, ये बहुत ढेर सारे काम हो सकते हैं आपके पास। और एंड में जब आपका इंक्रीमेंट का टाइम होगा ना, तब वो काउंट भी नहीं करेंगे इस चीज को। ऐसा नहीं कि तब आप बोलो सर हमने ये काम किया, तो वो काम बोला अरे सर बहुत तो ठीक है, आप लोग तो फ्री रहते हो मॉर्निंग में। इसमें जो आपको एवरी ईयर जो ग्रोथ मिलेगी वो मिलेगी, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, आगे ध्यान रखिएगा, वो मैक्सिमम ग्रोथ रेट आपकी होगी 10% से लेके 15% सैलरी में इंक्रीमेंट। बस 10 से 15% आपका ग्रोथ होगा अगर हुआ तो। ये मैक्सिमम स्लॉट बता रहा हूं मैं आपको, इससे कम कितना भी होता है, बट मैक्सिमम 15 है, 15 से ऊपर नहीं निकलेगा। आप भले ही दिन रात अपना खून जला दोगे ना, 15% से ऊपर नहीं मिलने वाला। अब आप सोचो, मैं इसका अगर एक एवरेज सैलरी ले लेता हूँ 60,000, मैंने अगर मान लो इसका 50 और 75 का बीच वाला नंबर ले लिया, तो आप सोचो 15% की हाइक से कब सैलरी आपकी 1 लाख पहुंचेगी, आप खुद आइडिया लगा लो। और ऐसा कोई हाई फाई इंक्रीमेंट भले ही एचआर प्रॉमिस कर दे, जमीनी हकीकत यह है कि नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी जो एक्सपेक्टेशन है ना वो फुलफिल हो ही नहीं पाएंगी।
और इसमें एक और चीज होती है कन्वर्जन, बच्चों का कन्वर्जन करवाना। कन्वर्जन मतलब जो बच्चा 8th में आपका एडमिशन लिया हुआ है वो 9th में एडमिशन ले, 9th वाला 10th में ले, 10th वाला 11th में ले। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी फाउंडेशन वालों की ही होती है। अब आप सोचो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आप कैसे फुलफिल कर पाओगे? वो तो बोल देंगे सर 100% कन्वर्जन करके दिखा दो आप। 100% बच्चा तो मैथ साइंस ही नहीं लेगा जो 10th में पढ़ रहा है, ठीक है? तो ये है फाउंडेशन की दिक्कत। अब हाँ, बता देता हूँ, अभी वो बता रहा हूँ। देखिए आप, इस फाउंडेशन में आने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वो समझिए। क्वालिफिकेशन कोई सी भी हो, कोई सी भी मतलब आपने बीएससी किया हुआ हो, बीटेक किया हुआ हो। अब ये तो हो गया मिनिमम ग्रेजुएशन वाला, इसके ऊपर कुछ भी कर लो आप, पीएचडी कर लो, है ना, तब भी वो आपका पेपर लेंगे। मैं बीए वालों को नहीं काउंट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बीए वालों का सिर्फ एक ही ऑप्शन बनता है, वो बनता है कहाँ पर, कि अगर आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं तो सोशल साइंस वालों को, बीए एमए वालों को ले लेते हैं वो लोग। अदरवाइज बीएससी बीटेक और इसके ऊपर कोई भी क्वालिफिकेशन आपकी है, उसके बाद आपका होगा रिटन टेस्ट। और यहाँ पे मैं बता दूं, भले ही आपको 10th क्लास पढ़ाने के लिए लिया जा रहा है, लेकिन जो पेपर होगा वो पेपर में 11th-12th के क्वेश्चन आएंगे। लेवल जो होगा वो आपका 11th-12th का होगा। रिटन टेस्ट के बाद आपका डेमो होगा, और डेमो के बाद आपका एक इंटरव्यू। इंटरव्यू की कोई यूटिलिटी नहीं है अपने आप में। इंटरव्यू सिर्फ इस चीज के लिए होता है कि आप कब से ज्वाइन करेंगे और आपकी सैलरी ये होगी, और या फिर आपको थोड़ा मोल्ड करना आता है तो आप बता दें कि मेरी सैलरी सर मैं इतनी रखूंगा। अब उसमें कन्वर्सेशन होती है, थोड़ा नेगोशिएशन होता है कंपनी के अंदर, बस। यहाँ पे इंटरव्यू में एज सच एजुकेशनल रिलेटेड कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये सिर्फ ये है कि सर ज्वाइनिंग कब कर सकते हो और सैलरी हम इतनी देंगे, उसकी बातें होती है बस, और कुछ नहीं होता। तो मेन चीज है ऊपर वाली, ठीक है। अब इसमें आप किसी भी कॉलेज से पास आउट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आईआईटी से हो तब भी सेम बात है, एनआईटी से हो तब भी सेम बात है, बीएससी की हुई है तब भी एक ही बात है। आपको उनका टेस्ट पेपर क्लियर करना होगा ढंग से, अच्छे नंबरों के साथ। उनका उनका डेमो आपको क्लियर करना होगा, जो वो डेमो पूछ रहे हैं। इसमें ये तो हो गई किसी पीडब्ल्यू वाली बात या फिर अनअकैडमी की बात। यहीं पे मैं बता देता हूँ आपको जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि आकाश हो गया, ठीक है, फिर हो गया एलन आपका, और फिटजी तो भाई अलग ही ले लो फिर आपको इसको तो। देखो फिटजी का अलग क्यों बोल रहा हूं मैं वो समझिए। आकाश और एलन में जो लेबल, अरे सर एक मिनट रुको, मैं एक बता रहा हूँ अभी। मोहम्मद से बात, ये एक मिनट थोड़ा सा रुकिए ना, मैं बता रहा हूँ, सारी चीजें लाइन से आ जाएंगी अभी, है ना, सब चीज आ जाएंगी लाइन से। ये तो मैंने बता दिया जो अपने बेसिक इंस्टीट्यूट है उनकी कहानी। अब हम बात कर लेते हैं आकाश और एलन की। 11th-12th का जो मैंने बोला कि टच यहाँ पे आ रहा होगा, वही टच आकाश और एलन जैसे इंस्टीट्यूट में भी होगा, लेकिन यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल इनसे ज्यादा होगा। पीडब्ल्यू और अनअकैडमी से डिफिकल्टी भी लेवल ज्यादा होगा, डेमो भी टफ होगा, डेमो भी टफ और डिफिकल्टी लेवल भी हाई। तो इसमें आप समझ लो कि डबल हाई आ जाएगा। एलन में भी सेम रहेगा, टफ रहेगा। अब फिटजी देखो अपने आप में अलग ही है। पहली चीज, फिटजी अपना पूरा का पूरा स्लॉट, मतलब कब कब हायरिंग करना है, वो स्टार्टिंग में ही रिलीज कर देते हैं, और उनका एक फिक्स प्रोसेस टाइम होता है, उस टाइम वो हायरिंग करते हैं। हायरिंग करे ना करे, बट प्रोसेस जरूर करवाते हैं। अब प्रोसेस क्यों करवाते हैं? आपके मन में लग रहा होगा कि प्रोसेस क्यों ही करवा रहे हैं लोग जब हायरिंग ही नहीं करते हैं, मतलब अपॉइंटमेंट देंगे नहीं किसी को, या फिर देंगे भी तो कितने लोगों को देंगे आपको आइडिया नहीं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे फैकल्टीज का डेटा इनके पास आ जाता है। कभी भी इमरजेंसी हुई तो फटाक से ये उन लोगों को बुलाकर वहां पे ज्वाइनिंग दे देंगे। लेकिन अगर ये इमरजेंसी नहीं आई तो हो सकता है कि ज्वाइनिंग भी ना दी जाए, या फिर बहुत लिमिटेड लोगों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। फिर ये डिफिकल्ट क्यों है? फिर ये डिफिकल्टी इसलिए है कि अभी तक के जितने भी मैंने नाम बताए आपको, आकाश, एलन, पीडब्ल्यू, अनअकैडमी, यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन एमसीक्यूज, ठीक है। सिमिलरली नारायणा चैतन्य की जो बात कर रहे हैं वो भी यहीं पे लाई करता है आकाश और एलन के साथ। लेकिन फिटजी में क्या होता है ना, डिस्क्रिप्टिव आता है। डिस्क्रिप्टिव यानी आपको सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन लिखना होगा, उसका सिर्फ टिक नहीं मारना है कि ये आंसर होगा।
पहली चीज तो ये। दूसरा, पहला तो आपको डिटेल में आंसर लिखना होगा, डिटेल में आपको समझाना होगा उसका, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगा, यहाँ पे पेपर होगा मेंटल एबिलिटी का, वो मेंटल एबिलिटी भी चेक करेगा आपकी, मेंटल एबिलिटी का पेपर होगा। उसके बाद मेंटल एबिलिटी के बाद आपका होगा जीडी, ये अलग ही चीज है, इसमें जीडी होता है। जीडी के बाद फिर डेमो, और डेमो के बाद फिर इंटरव्यू, और इसका जीडी भी अपने आप में जीडी है, मतलब अच्छा खासा होता है, डेमो भी अच्छा खासा होता है। पेपर तो बेहद शानदार फिट जी का, मतलब बेहद शानदार, मतलब अच्छा खासा डिफिकल्ट, और उसमें भी आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा, तो तुक्के की संभावना यहाँ पे है नहीं। ये है फिट जी, और इसीलिए आपने देखा होगा कि फिट जी का सैलरी स्ट्रक्चर भी ज्यादा है। तो लेकिन उसमें एक पेच है, क्या पेच है, वो सैलरी पूरी आपको इन हैंड नहीं मिलेगी, वो सैलरी मिलेगी तब जब आप उस इंस्टीट्यूट में लगातार कम से कम 2 साल या फिर 5 साल काम करते हो। उसमें क्लॉज बनेगा आपके अकॉर्डिंग, आपकी और उस एचआर की जो बात होगी इंटरव्यू में, कि वो आपको 2 साल का स्लॉट देता है या फिर 5 साल का, तब जाके वो पूरा अमाउंट आपको मिल रहा होगा। उसमें डिडक्शन होते हैं बहुत सारे, डिडक्शन में वो एचआर आपको बोलेगा कि सर आपका ही पैसा है, आपको ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा कब, जब आप एक फिक्स्ड टाइम तक नौकरी करते हैं उसी इंस्टीट्यूट में, उनके इंक्रीमेंट के साथ, जो कि मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप 2-3 साल के बाद सोचोगे कि अब मेरा इंक्रीमेंट थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए, तो आप जॉब स्विच कर लेते हो। अब हम आते हैं दूसरी चीज पर, कि इसमें एज का क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि फाउंडेशन की क्लासेस है, 10th तक के बच्चों को पढ़ाना है, तो कई जगह यहाँ पर एज का क्राइटेरिया रहता है 40 इयर्स, यानी अब वो 40 इयर्स तो वो नहीं लेते हैं, कई जगह ले भी लेंगे, बट मोस्टली 40 ईयर एक आप क्राइटेरिया मान के चलिए कि 40 ईयर के ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। दूसरी चीज इसमें ये आती है कि क्या हमको हायर क्लासेस मिल सकती हैं। तो पहली बात तो ये है कि संभावना 20% है। कैसे, कि उनका सेट फैकल्टी बीच में छोड़ के चला गया हो, तब आपको वो क्लासेस मिल सकती है बीच में, और कब तक, जब तक कि उनका फैकल्टी ना आ जाए। थर्ड थिंग, ये कहीं भी काउंट नहीं होगा कि आपने सीनियर डिवीजन पढ़ाया है तो आपको डायरेक्टली प्रमोट कर दे, नहीं करेंगे। प्रमोट करने के लिए अगेन आपको रिटन टेस्ट पेपर देना होगा। सेम इंस्टीट्यूट में भी अगर आपको प्रमोट होना है नीट में, आईआईटी में, तो आपको रिटन टेस्ट पेपर देना होता है। डेमो में थोड़ी सी आपको हेल्प मिल जाएगी, क्यों, क्योंकि आप उसी सिस्टम में काम करते हो, थोड़ा वो लीनियंट रहेंगे आपके लिए, तो डेमो आपका आसानी से निकल जाएगा। लेकिन रिटर्न पेपर जो होगा ना, वो पूरी कसरत पूरी कर देगा आपकी डेमो वाली, क्योंकि टफ पेपर देते हैं। वो ये मान के चलते हैं कि ये फैकल्टी अभी तो 10th क्लास पढ़ा रहा था, ये कैसे पढ़ा सकते हैं नीट या आईआईटी के अंदर, तो लाओ पहले नॉलेज चेक कर लेते हैं अच्छी तरीके से। दूसरी बात, अगर आप प्रमोट हो भी गए, पहले तो पेपर टफ आएगा, ध्यान रखिएगा, और अगर प्रमोट हो भी गए तो बहुत ही कम संभावना है उसी ब्रांच पे रखा जाए, आपकी ब्रांच भी वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को मालूम होता है ना, कल तक आप 10th पढ़ा रहे थे, आज आप नीट पढ़ाओगे, आईआईटी पढ़ाओगे, कैसे पढ़ाओगे, क्योंकि बच्चा फीस दे रहा है, वो बोलता है सर कल तक तो आप 10th पढ़ा रहे थे, अचानक से नीट या आईआईटी कैसे है। तो इस केस की वजह से मोस्टली कोचिंग वाले उनकी ब्रांच चेंज कर देते हैं, और सैलरी में हाइक नहीं मिलता है जितना आपको दूसरे इंस्टीट्यूट में मिल सकता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोचिंग बोलती है, वो इंस्टीट्यूट बोलता है कि देखो सर हमने आपकी लाइफ का चेंज, मतलब ग्रोथ कर दी है, पहले आप 10th पढ़ा रहे थे, अभी आप नीट पढ़ा रहे हो, ठीक है, आईआईटी पढ़ा रहे हो, तो सैलरी में हाइक उम्मीद मत करो हमसे, तो सैलरी में हाइक नहीं देंगे, और देंगे भी तो वही 10% 15%, बस, कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो ये तो होगी कहानी 10th क्लास तक की, तो इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ। और ध्यान रखिएगा, ऐसा भी नहीं है कि कल आपने ज्वाइन किया और 3 महीने के बाद आपको नीट की क्लासेस मिल गई, नहीं, कम से कम सर्वाइवल टाइम है 3 इयर्स, जब आप 3 सालों से काम कर रहे हो। अब और वो किस्मत वाली बात अलग है, ठीक है ना, बाई चांस अगर ऐसा हो गया, जल्दी मौका मिल गया, अलग बात है, लेकिन नॉर्मल केसेस के अंदर, मतलब जो 90% लोगों के साथ होता है, वो ये होता है कम से कम 3 साल पढ़ाने के बाद मौका देते हैं आपको, उससे पहले तो काउंट ही नहीं कर रहे थे कि आप पढ़ा ही पाओगे। 3 साल आप सिस्टम में रहे, आपने बहुत अपना कैलिबर दिखाया कि मैं पढ़ाता जानता हूँ, मेरा सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है, और आपने ऊपर वाली क्लासेस ली, और उसके बाद, ठीक है, क्वेश्चन का भी रखेंगे हम लोग, है ना, डाउट आपके ले लेंगे अभी।
आपको सभी को बोलने का मौका मिलेगा, अभी डाउट ले लेंगे, ठीक है ना। नहीं वो आपका ओपिनियन है सर, ठीक है ना, वो ठीक है। अब आगे देखिए अभी हम बात करेंगे आप सभी लोगों की, है ना, अपने अपने व्यूज पर। ये तो हो गया फाउंडेशन का, लेकिन अगर आप नीट में ज्वाइन करते हैं ठीक ठाक तैयारी करने के बाद, ध्यान रखिएगा अच्छी खासी तैयारी कर ली आपने और आप नीट में ज्वाइन करते हैं, तो सैलरी मिनिमम जो आपको मिल सकती है, मतलब मैं बोल रहा हूँ ठीक ठाक तैयारी, मतलब सब्जेक्ट आपका रेडी है, आपको ठीक ठाक टीचिंग करनी आती है, तो मिनिमम सैलरी आपकी 1 लाख रुपीज रहेगी पर मंथ। और उसके ऊपर जितना आप बढ़िया स्कोर करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे सैलरी की कोई लिमिट नहीं है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि फाउंडेशन में एक लिमिट थी 75,000, बस खत्म। नीट में कोई लिमिट नहीं है। प्लस आपको वो फालतू वाले काम नहीं करने हैं, कॉपी चेक करना, अटेंडेंस, कन्वर्जन, वो कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको अपना सब्जेक्ट बहुत बेहतरीन तरीके से समझाना है। दिक्कत क्या है, अगर आपकी कंप्लेंट बच्चे करते हैं, जो कर देते हैं, अगर आपने गलत पढ़ा दिया, आपने कुछ गलती कर दी, बॉन्ड बता रहे हैं अभी, है ना, अगर आपने गलत पढ़ाया तो ध्यान रखिएगा कि एक गलती पर ही 5-6 बच्चा पहुंच जाएगा गलती को, मिस्टेक को लेकर, अगर आपने गलत पढ़ा दिया। इट मीन्स आपका सब्जेक्ट बढ़िया होना चाहिए। और ये ध्यान रखिएगा, अगर 5 बच्चों ने भी कंप्लेन कर दी और थोड़ी सी गलती करने पे कर देते, तो ये बच्चा बहुत अच्छा होता है, आप समझेंगे जब पढ़ाएंगे तो। अगर आपका खुद का इंस्टीट्यूट नहीं है, आप किसी जगह पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा बहुत अच्छा होता है, वो कंप्लेंट लेके तुरंत पहुंचता है, तो आपके लिए दिक्कत है। और अगर दोबारा से फिर 1-2 महीने के अंदर ही दोबारा से कंप्लेंट होती है, तो आपके लिए डिफिकल्टी हो सकती है, और डिफिकल्टी अच्छी खासी हो सकती है। नीट में लिमिट नहीं है, बट आपकी सब्जेक्ट पे कमांड, मैं अगेन बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट पे कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। चाहे भले आप कितना ही हैंडलिंग करना जानते हो, हैंडलिंग काम नहीं आएगी बच्चों की। बच्चों की हैंडलिंग तो करनी ही पड़ेगी, प्लस सब्जेक्ट आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। ये बच्चा क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लेके आता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से, आपको बताना होगा। और पिछले 10 साल के अनुभव से बता रहा हूँ मैं आपको, बच्चा ऐसी ऐसी जगह से क्वेश्चन लेके आ जाता है, आप बोलोगे अच्छा, और फिर आपने अगर तुरंत नहीं बताया, ठीक है, ये क्या बोला जी, किसी का, चलो अभी ले लेते हैं, जो भी मैसेज कर रहा है, मैसेज नहीं देख रहा हूँ अभी, जो भी अभी हम बात करेंगे। और बच्चे को आप टरका नहीं सकते हो, जैसे अपन बोलते हैं ना कि यार कल आना पूछ, नहीं। उन लोगों ने अच्छी खासी फीस पे की होती है बच्चों ने, बच्चे चाहते हैं सर हमारा डाउट आया तुरंत बताइए। कई जगह ये फैसिलिटी मिल सकती है कि डाउट के लिए अलग फैकल्टी हो, बट मेजोरिटी टाइम में आप ये मान के चलिए जो टीचर पढ़ा रहा है वही डाउट भी लेगा, और आपको एटलीस्ट उसको हैंडल करना या फिर सेटिस्फैक्टरी आंसर देना आना चाहिए। ये है नीट के अंदर। नीट में आईआईटी से थोड़ा इजी रहता है। अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करता हूँ तो थोड़ा आसान है फिजिक्स भी, और थोड़ा आसान है केमिस्ट्री भी। और फिर बायोलॉजी वाला पार्ट तो आप जानते ही हैं, वो तो ओनली फॉर नीट है, और वो भी इतना टफ नहीं है, मोस्टली चीजें याद करके आप कवर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आईआईटी जेई की। तो इसका आपको मालूम ही है, एक मेंस होता है और एक एडवांस होता है। एडवांस का लेवल तो आप समझ ही रहे हो, अच्छा खासा डिफिकल्ट है। अगेन जो आईआईटी की फैकल्टी होंगे उनकी सैलरी आप 1.25 लाख से स्टार्ट होती है। पर अगेन यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज हैं, अच्छा आपको पढ़ाना आता है, तो बहुत ही जल्दी 2-2.5 लाख रुपए हो जाएगा 1-2 साल के अंदर ही। अगर आप और अच्छे पढ़ाते हो 5-6 लाख के आसपास सैलरी हो जाएगी मंथली, है ना, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, और उतनी क्वालिटीज होनी चाहिए। अगेन आपके अंदर बता रहा हूँ मैं, विदाउट क्वालिटीज तो कुछ नहीं है। अगर क्वालिटीज हैं तो यहाँ पर सैलरी, अगर आपने 7-8 साल गुजार लिए इस इंडस्ट्री के अंदर, तो आपकी सैलरी 1 करोड़ भी पहुंच जाती है। मतलब ये पैकेज बता रहा हूँ 1 करोड़ का, ठीक है ना, 1 करोड़ पैकेज एनुअल। लेकिन इसके लिए आपकी नॉलेज स्ट्रांग होनी चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे मेंस और एडवांस होता है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में आप बिल्कुल चैंपियन होने चाहिए। बच्चे क्वेश्चन लेके आएंगे, आप उनको समझाएं, और कोई लिमिट नहीं है। और प्लस फालतू वाले काम भी नहीं करने, कन्वर्जन से कोई मतलब नहीं है आपको, कॉपी चेक जैसे अभी पंगे होते नहीं है। सिंपली आपको पढ़ाना है, बच्चे के डाउट क्लियर करने हैं, और एक अच्छा डेकोरम मेंटेन करना है क्लास के अंदर। और स्कोप तो आप जानते ही हो, आईआईटी के अंदर अनलिमिटेड स्कोप है, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर आप जाएंगे वहां पे। अब इसमें आगे फ्यूचर में कितना स्कोप है तो वो समझ लीजिए। आप रफली मान के चलिए, अगर आपने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है,
तो यहाँ पे होता ये है कि आपको लगभग 6 to 7 आवर्स पढ़ाना होगा डेली। 6 to 7 आवर्स डेली पढ़ाना होगा। मैं फाउंडेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, आईआईटी और नीट के अंदर बात कर रहा हूँ। तो आपको अपने आप को एक तो फिजिकली फिट रखना होगा। 6 to 7 आवर्स पढ़ाने के लिए आप समझ रहे हो ना कितनी दम चाहिए होगी, आप लगातार बोल रहे हैं हर दिन। तो एक तो फिजिकली फिट रखना है, और जो एज मुझे लगता है अगर आप अपने आप को ठीक ठाक मेंटेन कर रहे हैं तो आराम से 55, ठीक है 58, ये आप एज कवर कर सकते हो इसमें, इस फील्ड में। और ग्रोथ अच्छी खासी है। फिर इसमें होता क्या है ना, टीचिंग के बाद इसमें ऐसे जो थोड़े एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट मिलना स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप आगे जाके एडी बन सकते हैं, एकेडमिक डायरेक्टर। फिर सेंटर हेड बन सकते हैं, सेंटर हेड का रीजनल हेड बन सकते हैं, ठीक है, जोनल हेड बन सकते हैं। इस तरीके से फ्यूचर ग्रोथ होती है इसके अंदर। तो डेफिनेटली आप, ऐसा तो है नहीं कि 58 ईयर्स तक फैकल्टी रहेंगे, फैकल्टी नहीं रहते हैं। वहां पे अलग अलग एक पोस्ट मिलती हुई चली जाती है, और फिर आगे जाके पढ़ाना भी नहीं पड़ता है, फिर आपको सिर्फ हैंडल करना होता है टीम्स को, ब्रांचेस को, इस तरीके से। तो इसमें एक सीक्वेंस बता देता हूँ आप लोगों को, जो एलन या फिर फिटजी जैसे इंस्टीट्यूट फॉलो करते हैं, और फ्यूचर में हर एक इंस्टीट्यूट ऐसे ही फॉलो करेगा। तो देखो, ब्रांच लेवल पर फैकल्टी होते हैं, फैकल्टी को हैंडल करने वाला एक एकेडमिक हेड होता है उसी ब्रांच पर। एकेडमिक हेड के ऊपर एकेडमिक डायरेक्टर होता है। मैं लिख देता हूँ आपको सामने स्क्रीन पर। एक तो हो गए फैकल्टीज, जो फैकल्टीज अपना रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, फैकल्टीज वो हैं। फैकल्टीज के ऊपर जो होगा वो एएच होगा, जिसे बोलते हैं एकेडमिक हेड। एएच के ऊपर जो होगा वो होगा एडी, एकेडमिक डायरेक्टर। एकेडमिक डायरेक्टर के ऊपर जो होता है वो बोलते हैं एसएडी, सीनियर एकेडमिक डायरेक्टर। सीनियर एकेडमिक डायरेक्टर के ऊपर जो होता है वो होता है आरडी, रीजनल डायरेक्टर। इसी को कह जाएगा जोनल डायरेक्टर बोलते हैं। और उस उन आरडीज के ऊपर हो सकते हैं एनएडीज। एनएडीज यानी नेशनल एकेडमिक डायरेक्टर। ये सीक्वेंस है, ठीक है, ये ग्रोथ है फ्यूचर की। एनएडी तक पहुंच सकते हैं, और उसके बाद तो फिर वो सिंपली आप सीईओ बोल लीजिए, या फिर जो मेन डायरेक्टर है, जो ओनर होता है कंपनी का, वो उस डायरेक्टर वाले ग्रुप में आ जाते हैं। तो यहाँ तक ये ग्रोथ है आपकी इस सेगमेंट में, अगर आप जाएंगे तो। देन सबसे मेन चीज यही है, ये तभी फॉलो हो पाएगा सीक्वेंस पूरा का पूरा, जब आपकी अपने सब्जेक्ट पे बेहतरीन कमांड होगी, ठीक है। तो ये चीज तो है बेसिक, जितना मुझे अभी लगा बताना जरूरी। अब इसके अलावा वन बाय वन आपके जो क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं, बता दूंगा आपको वन बाय वन। हाँ जी। तो मैं पहले तो मैसेज वाले क्वेश्चन के डाउट में मैसेज वालों का आंसर दे देता हूँ। तो एक तो दीपक जी ने पूछा हुआ है, बहुत तो सारा आफ्टर 30 एज निकलता है, स्पेशली एलन और मोशन, बहुत सारे कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब के प्रिपेयर की। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। 30 एज वो होता है, वो फ्रेशर्स के लिए होता है, ठीक है ना। 30 ईयर एज है फ्रेशर्स के लिए। अगर आप एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं तो उनके लिए ये एज नहीं होती है। और डेफिनेटली यार, वो गवर्नमेंट जॉब वालों को तो प्रेफर वैसे भी नहीं करते। अगर आपने गलती से ही बोल दिया ना कि मैं गवर्नमेंट जॉब करता था फिर मैं इसमें, तो वो प्रेफर भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको चाहिए टीचर्स। उनको आपकी ग्रोथ से मतलब नहीं है कि आप क्या करके आए हैं, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे। वो तो बोलेंगे कि हमको टीचर चाहिए ढंग का पढ़ाना जानता हो, ठीक है। फिर दीपक का एक क्वेश्चन है कि मैंने फाउंडेशन नारायण का मैथ के लिए दिया था, बट रिटर्न में वो सब। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने बताया अभी आप लोगों को कि रिटर्न टेस्ट में आप मान के चलिए 9-10 के लिए जा रहे हैं तो 11-12 पूछेंगे, 11-12 के लिए जा रहे हैं तो एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे। वही तैयारी हम लोग भी वही तैयारी करवाते हैं। अगर आपने हमारा पेपर वगैरह किसी ने दिया हो, जो हम लोग टेस्ट लेते हैं, तो उसमें भी यही होता है। वो हर जगह यही होगा, एडवांस लेवल, क्योंकि फैकल्टी से उम्मीद की जाती है उसको नॉलेज थोड़ी ज्यादा हो। फिर है सर, एमएससी वालों को चांस देते हैं? हाँ बिल्कुल देते हैं, एमएससी वालों को बिल्कुल देते हैं। बताया ना, नॉलेज होनी चाहिए। एमएससी किया हो, बीटेक किया हो, बीएससी किया हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपकी अपने सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट जेई नीट बैच मिलता है? मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर आप सीनियर टीचर, मतलब आपने भरा ही नीट या जेई का प्रोसेस किया है, उसे क्वालिफाई किया है, तो बिल्कुल मिलेगा आपको, है ना। अच्छा, अगला दीपक जी ने फिर से पूछा है, इतना झंझट से अच्छा है खुद का छोटा मोटा। अरे नहीं सर, देखो, खुद के छोटे मोटे बिजनेस बिल्कुल कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। रेस्पेक्ट की तो बात ऐसी होती है सर कि रेस्पेक्ट हमारे खुद के क्वालिटी पे डिपेंड करती है।
देखो ऐसा समझो आपकी वही एक टीचर जो स्कूल में पढ़ा रहा है, 10-15-20 हजार रुपए लेके आता है सैलरी के अंदर, वही इंसान जो खुद का इंस्टीट्यूट खड़ा करके मतलब पढ़ा रहा है तो वो लाखों कमा लेता है। और कुछ फैकल्टीज ऐसे भी आपको मिल जाएंगे जो अलग अलग इंस्टीट्यूट में नौकरी करते हैं और करोड़ों की सैलरी ले रहे हैं। तो ये रेस्पेक्ट और इनकम तो हमें अपनी क्वालिटी पर, मेरे को लगता है कि हमारी क्वालिटी पे बेस करता है कि हम कितने कैपेबल हैं। जैसे आप सिंपली देख लो, पीडब्ल्यू का जो ओनर है फिजिक्स वाला, जो अलग पांडे जी जो सर है, वो तो अभी कम एज के लड़के ही हैं। अभी 4 साल पहले तो वो बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा रहे थे, लेकिन कैपेबिलिटी थी, कैपेसिटी थी, उन्होंने अपने को ग्रो किया। और आज देखो 8,000 करोड़ की कंपनी के ओनर है एक तरीके से, है ना। तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, और इज्जत हमारे ही मतलब हमारी क्वालिटी से मिलेगी, बाकी किसी चीज से नहीं मिल सकती, मुझे ऐसा लगता है ना। बाकी ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं लोगों के। ठीक है, हाँ बॉन्ड। देखिए बॉन्ड में क्या होता है, अ, वैसे 2 साल का बॉन्ड भरवाते हैं मोस्टली कोचिंग वाले। लेकिन मैं बता दूं, बॉन्ड जैसे आप लोगों ने जानते होंगे, कोई किसी से नौकरी करवा नहीं सकता है। जैसे मान लो कोई बोलता है कि 2 साल का बॉन्ड भरा है सर, छोड़ नहीं सकते, आप जाओ क्लास से मत पढ़ाओ, देखो 2 दिन में कंप्लेंट आएगी, अपने आप ही निकाल देंगे, है ना। या फिर आप गलत सलत पढ़ा के आ जाओ। तो बॉन्ड कुछ नहीं कर सकता मेरे हिसाब से, बॉन्ड कुछ नहीं होता है। बॉन्ड सिर्फ तब काम आता है जब आपने जिस जगह पे नौकरी की हुई है या जिस कोचिंग में आपने नौकरी की हुई है, उस कोचिंग को आप तोड़ते हो, तब वो बॉन्ड यूज करते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे फैकल्टीज हैं जो आएंगे और जाएंगे, उनसे फर्क नहीं पड़ता है। बॉन्ड इसलिए बनाया जाता है कि कल को ऐसा ना हो कि कोई पर्सन हमारे ही बच्चे तोड़कर लेके चला जाए। अगर ऐसा किया तो उस केस में वो लोग बॉन्ड यूज करते हैं। तब वो बोलेंगे कि सर ये रूल ब्रेक कर दिया, ये रूल ब्रेक कर दिया, ये फाइन बनता है आपके ऊपर, तब उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, स्टूडेंट किसी का नहीं होता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट किसी का भी नहीं होता है। हर स्टूडेंट आपके सामने आपकी तारीफ करेगा, दूसरे की बुराई करेगा, दूसरे टीचर की, उसके सामने खड़ा होगा आपकी बुराई करेगा, है ना। तो कभी भी स्टूडेंट की बातों में नहीं आना है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ मैंने कहाँ पे पढ़ाया है, मैंने फिटजी में पढ़ाया हुआ है। फिटजी के बाद मैंने आकाश में पढ़ाया हुआ है लगभग 8 साल। ठीक है, तो काफी लंबा टाइम मैंने स्पेंड किया है इसमें, और लगभग मुझे 12 साल के आसपास हो गया इस फील्ड के अंदर। तो इसीलिए मैं अपने बता रहा हूँ कि स्टूडेंट की बात कभी भी भरोसे में नहीं लेके, मतलब कभी भी मत मानिए आप। हमेशा स्टूडेंट कुछ भी बोलता है, ना तो उसके कहने पे आप झाड़ पे चढ़िए, ना उसके कहने पे उतरिए। एक डेकोरम मेंटेन रखिए, और कभी भी ओवर फ्रेंडली नहीं होना है किसी भी स्टूडेंट के साथ, वो कोई भी हो। आप लिमिट में रहें, अच्छा करियर रहेगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर, अगर टेस्ट क्लियर कर भी ले तो भी डायरेक्ट जेई मेंस का नहीं नहीं मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा। अगर देखो, अगर आपने वहां का प्रोसेस पास कर लिया है और आपने जेई के लिए ही दिया है ना, तो बिल्कुल आपको बैच मिलेंगे। बैच इतना हो सकता है कि 2-3 महीने लेट मिले, वो इसलिए क्योंकि आप सिस्टम से थोड़ा फेमिलियर हो लीजिए। अगर एकदम से दे दिया ना तो हैंडल भी नहीं होंगे बैच, इसलिए नहीं देते हैं। वो जो टीचर बोल देता है ना कि मेरे को बैच नहीं मिल रहा है, मैंने क्लियर कर लिया, वो बेसिकली उनका जो हेड होता है ना, एकेडमिक हेड होता है, वो देख लेता है कि अगर मैंने अभी दिया तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए बैच नहीं देते हैं। क्योंकि एकेडमिक हेड की रेस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे सेटिस्फाइड रहने चाहिए। अगर बच्चे डिसएग्री हो गए ना, एकदम से पंगा कर दिया, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं दूसरे में तुरंत एडमिशन ले लेगा बच्चा, इसीलिए ऐसा करते हैं। इसलिए थोड़ा कूल ऑफ टाइम देते हैं फैकल्टी को, कि वो थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल कर ले सिस्टम में। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस, व्हाट डू वी से इफ वी डोंट हैव एनी। हाँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या करना है। तो पहली बात तो ये है कि अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि ब्लफ करने के लिए भी बैकग्राउंड में नॉलेज होने का बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया में रहते हैं, ठीक है, और आप साउथ अफ्रीका में जाके बोले कि मैं यूएस से आया हुआ हूँ, तो साउथ अफ्रीका वाले बंदे के सामने अपने को बताना पड़ेगा ना कि यूएस में क्या होता है क्या। अगर आपको आइडिया ही नहीं है ना यूएस के बारे में, और आपने लंबी लंबी फेंक दी, सामने वाला पकड़ लेगा कि गलत बोल रहे हो। तो पॉइंट मेरा ये है कहने का, अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस पहले से है, किसी ने बता दिया कि ये बोलना होता है, ऐसे करना होता है, या फिर आपको वैसे नॉलेज है, भले ही आपको कोचिंग इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है, आप उस फील्ड में नहीं हो, लेकिन आपको वैसे मालूम है कि यार क्या क्या होता है, तो आपको करना है ये वाला काम। बिल्कुल ब्लफ मत करिएगा। क्योंकि क्यों नहीं करना है ब्लफ, उसका कारण बताता हूं मैं आपको।
आप दे रहे हो पहली बार डेमो या फिर पहली बार इंटरव्यू, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है या फिर जो एचआर सामने बैठा हुआ है, उसका सुबह से लेकर शाम तक काम ही यही है कि वो लोगों से बात करता है, कहाँ से पढ़ा, कहाँ पढ़ा के आए हो, कौन से फील्ड से हो, और हो सकता है वो उस इंस्टीट्यूट के एएच को ही जानता हो जहाँ का नाम आप ले रहे हो। तो पहले उन चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में है आप, मान लो आप दिल्ली में आकाश से एलन में स्विच कर रहे हो, आपने बोल दिया कि सर मैं एलन में पढ़ाता हूँ। अगर आप देखोगे ना, दिल्ली में आकाश और एलन बस रोड के इधर उधर है, आमने सामने, वो एक दूसरे को सबको जानते हैं, रात को चैटिंग करते हैं कि और भाई कौन आया था हमारे यहाँ से। तो उस केस में आपको ऐसा ब्लफ नहीं करना है ना, वो सब एक दूसरे को जान रहे होते हैं क्योंकि सब एक ही कोचिंग टूट टूट के गए हुए हैं इधर से उधर, है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है, ब्लफ तभी करना है जब आपको श्योरिटी हो अपने कमांड नॉलेज की और सामने वाला कांटेक्ट में नहीं है, इससे थोड़ा आइडिया हो, तभी ब्लफ करना है। ठीक है, तो ये हो गया। अगली चीज, सर आप मैथ्स के लिए, हाँ जी, मैथ्स के लिए सर हम क्लासेस नहीं करवाएंगे। मैथ्स के लिए जो हम प्रोवाइड करेंगे वो ये करेंगे कि आप मटेरियल तैयार करें, हम मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। तो वो होता क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट में मटेरियल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास मटेरियल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जैसे कि सपोज कर लो मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, अलग पांडे भी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, है ना। उन्होंने अपनी कंपनी खड़ी कर दी, मेरी उतनी बड़ी कंपनी नहीं हो पा रही है। पॉइंट क्या है कि उतनी लगन नहीं डेवलप हो पाई है। असली खेल है लगन का और डेडिकेशन का। जैसे मटेरियल आपके पास बिल्कुल होगा सर, लेकिन आप नहीं पढ़ रहे हैं। इस कोर्स से होगा क्या कि आपने फीस पे कर दी, अब आपको थोड़ा लगेगा कि यार रुपए खर्च हुए, थोड़ा पढ़ लेना चाहिए अपन को। और प्लस हम बार बार फोन करके बोल रहे होंगे आपको, सर टेस्ट दीजिए, टेस्ट दीजिए, आज ये वाला टेस्ट है, आज ये तैयारी करनी है, डेमो देना है। तो उससे क्या होगा ना, आप पढ़ेंगे। बस असली चीज यही है, क्योंकि अल्टीमेटली एम क्या है कि आपका सब्जेक्ट रेडी हो जाए। कंटेंट तो सर वही है, कहीं पर भी पढ़ लोगे, वही नंबर सिस्टम है, वही मैट्रिक्स है, वही डिटरमिनेंट है, प्रोबेबिलिटी है, वही है। तो चैप्टर तो वही है, लेकिन हम क्या करते हैं, पढ़ नहीं रहे होते हैं। तो उसके लिए एक डिसिप्लिन चाहिए होता है। और जब डिसिप्लिन लाने का वो सिंपल तरीका क्या है कि रुपए खर्च कर दो आप। जैसे कि आपने एक दो जगह मोटिवेशन में सुना ही होगा कि एक पर्सन है सोनू शर्मा, उसकी बाकी बातें तो कई सारी फालतू होती है, बस एक बात मुझे काफी अच्छी लगती है। वो बोलता है डेडिकेशन आपको 2 दिन में आ जाएगा। डेडिकेशन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लीनियंटली ले रहे हैं अपनी चीजों को। जैसे मान लो आपने टारगेट किया एक चैप्टर करना है, नहीं कर पाए, 2,000 रुपए का नोट लो फाड़ दो। बोले हर उस दिन फाड़ूंगा 2,000 रुपए का नोट जब तक कि मेरा हर दिन एक चैप्टर कंप्लीट ना हो। अगर आप ये रियल में कर लेंगे ना, तो 2,000 रुपए का लॉस सोच कर ही आपकी आत्मा कांप जाएगी, आप पढ़ाई कर लोगे। वो अब ऐसा तो कोई करता नहीं है। इनफैक्ट मैंने खुद ने ट्राई किया, मैंने खुद ने नहीं फाड़ा नोट, क्योंकि लगता है यार नहीं नहीं कल कर लेंगे, कल डबल कर देंगे। लेकिन कल डबल होगा भी नहीं। आप ट्राई कर लेना, बिल्कुल डबल नहीं होगा। और इसका एक एग्जांपल और मैं देता हूँ, अगर आप उस चीज से रिलेट कर पाए लाइफ के अंदर। तो जैसे आप लोगों में से काफी लोग होते हैं कार से ट्रेवल करते होंगे या फिर बाइक से ट्रेवल करते होंगे। जैसे मैं ट्रेवल करता हूँ, हमारी जो हेड ऑफिस है वो जयपुर में है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो मैं दिल्ली से जब जयपुर जाता हूँ, सपोज करो मैं रात को ट्रेवल करना स्टार्ट किया, मेरे को यहाँ से दिखाया कि मैं 5 घंटे में जयपुर पहुंच जाऊंगा, सपोज सपोज कर लेते हैं ना। और मैंने सोचा कि यार ठीक है, मैं यहाँ से निकलता हूँ तो 7 बजे, 12 बजे तक पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल मैथमेटिकल करेक्ट चीज है कि कितना भी ट्रैफिक ट्रैफिक हुआ, दिल्ली का ट्रैफिक आप जानते ही हो। तो मैंने सोचा कि यार ठीक है, ट्रैफिक वो कैलकुलेट करके बताता है जीपीएस कि आप 5 घंटे में पहुंच जाओगे। अब मैं ड्राइव करने लग गया, लेकिन बीच में क्या है ना, उसने क्या नहीं बताया मुझे कि जब मैं 3 घंटे ट्रेवल करूंगा ना, ड्राइविंग करूंगा 3 घंटे के बाद, मैं ड्राइविंग के बाद थोड़ा रुकूंगा, खाना वाना खा सकता हूँ, लंच कर सकता हूँ, थोड़ा रेस्ट करूंगा। और फिर जब दोबारा मैं गाड़ी अपनी स्टार्ट करता हूँ ना जीपीएस के साथ, तो मालूम पड़ता है कि अब वो टाइम दिखा रहा है 6 घंटे। और अब आप कितना भी जोर लगा लो, मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आप जो पहले वाला टाइम था ना 5 घंटे वाला, उसको मीट नहीं कर पाओगे। और आप दौड़ाने के चक्कर में गाड़ी एक्सीडेंट कर लोगे। अब आप समझो यहाँ पे चीज गड़बड़ कहाँ पे हुई, वो आधे घंटे का ब्रेक ने 1 घंटे टाइम बढ़ा दिया, और उसे आप मैच नहीं कर सकते हो। सेम वही थिंग हमारी लाइफ में होती है। जो एक दिन आपने मिस कर दिया ना, पढ़ाई नहीं की, आप अगले दिन उसे कवर नहीं कर पाओगे। आप अगले दिन की ही पढ़ाई कर पाते हो, पुराना बैकलॉग क्लियर होता ही नहीं है। अगर मैं स्टूडेंट की लैंग्वेज बोलूं आपको, तो बैकलॉग ना बने, उस चीज के लिए प्रोग्राम है ये कि 1 हफ्ते का टाइम दिया है
3 टॉपिक रेडी करने हैं, करके दिखाओ। नहीं करे तो आपको एक चीज फील होगी कि यार रुपए वेस्ट हो गए यार मेरे। तो अब क्योंकि आप लोग फैकल्टी हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर ही रहे हो, तो ठीक है, एक हफ्ता नहीं हुआ, फिर अगले हफ्ते फिर दम लगाओ, वो वाले टॉपिक कंप्लीट करो। तो इस चीज के लिए कोर्स है। ठीक है, तो मैथ्स का हो गया, बायोलॉजी का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, तो उन सब चीजों में हम लोग वो चीज प्रोवाइड करते हैं। आपको मटेरियल दे दिया, टेस्ट आपके वीकली लेंगे, फोन करेंगे आपको बार बार कि सर आप टेस्ट दीजिए, है ना। तो आपको अपने आप ही लगेगा कि यार बंदा फोन भी कर रहा है और एक तो हमने मनी भी दे दी, तो उसमें आपको ये हेल्प करेगा। लेकिन फिजिक्स क्योंकि मैं पर्सनली पढ़ाता हूँ, हालांकि मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, लेकिन उतना टाइम बचता नहीं है कि अपन फिजिक्स भी पढ़ा दें, मैथ्स भी पढ़ा दें, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए कुछ कमाना भी पड़ता है अलग से, तो वो भी काम करना है। इसीलिए अभी फिजिक्स का कोर्स रखा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए बाकियों का नहीं है, लेकिन बाकियों में हम इतना कर देंगे सर कि अगर आप हमारी बात मान लेंगे, है ना, क्लासेस भले ही ना हो, लेकिन जो मटेरियल देंगे हम आपको और जो आपके टेस्ट लेंगे, अगर आपने ईमानदारी से मटेरियल के साथ टेस्ट दे दिया, तो सब्जेक्ट आपका तब भी रेडी हो जाएगा। और डेमो तो हम करवा ही देंगे, आपके डेमो सभी के ऑनलाइन रहेंगे, वो तो डेमो का हम लोग आपको गाइडेंस देंगे ही देंगे, तो वो आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैं रिमेनिंग आगे क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्या क्या क्वेश्चन है। नितिन सर अपनी कक्षा वाले भी आकाश में से पहले फिजिक्स में, सॉरी मैं समझा नहीं सर। नितिन सचिन सर अपनी कक्षा वाले भी आकाश में। ठीक है, मैं आई थिंक समझ नहीं पा रहा इस चीज को। दीपक जी ने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ बोल रहे हैं वो। सर एज फ्रेशर मुझे नीट से स्टार्ट करना चाहिए या। देखो एफटीपी अगर आप किसी कोचिंग में जाके करते हैं ना, तो बड़ी खराब सी काम होती है। सैलरी बहुत कम है, 2 साल का टाइम देते हैं, 2 साल तक कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा, 2 साल तक एफटीपी रहेंगे और सैलरी कम मिलेगी। सैलरी लगभग 50,000 के आसपास होगी। नीट वाला काम करना पड़ेगा तब भी। तो मेरा मानना यह है कि 6 महीने मेहनत करके पढ़ाई करो। बहुत पढ़ाई करने के मतलब 6 महीने दम लगा के पढ़ाई कर लो, क्योंकि वहां पे 2 साल करोगे ना, उससे बेटर ये 6 महीने कर लो और फिर आप ज्वाइन करो एज ए प्रॉपर फैकल्टी, तो आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी, इंक्रीमेंट भी अच्छा मिलेगा। फिर उमेश जी पूछ रहे हैं सर कैन यू सजेस्ट सोर्स टू हैव स्ट्रॉन्ग। देखो सोर्स तो सर वही है, बुक्स ही है, बुक्स है। और अगर मैं बात करता हूँ फिजिक्स और मैथ की, तो न्यूमेरिकल आप करिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, बुक्स तो वही है। कुछ भी सोर्स ऐसा नहीं होता कि ये सोर्स कर लेंगे तो अच्छा होगा। आप कहीं से ही पढ़े, बस ढंग से पढ़े बस, असली चीज तो यही है। केमिस्ट्री क्लास सर वही बताया, क्लासेस पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। जो हम सपोर्ट दे रहे हैं वो मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या क्या सपोर्ट दे सकते हैं ना, वो चीज। फ्यूचर स्कोप तो बढ़िया है सर। फ्यूचर स्कोप में आप आराम से देखो, आरडी तो पहुंच ही जाते हैं, आरडी तो आसानी से है ही। और आरडी की सैलरी आप मान लो कि 2-2.5 करोड़ तो रहती है ना। और 2-2.5 करोड़ अगर एक साल भी उठा लिया तो ठीक है, वो काफी सही सैलरी है। हाँ बिल्कुल, ये मोहम्मद शहबाज ने बोला कि हाँ बिल्कुल, मटेरियल तो हर जगह होता है सर, हम डिसिप्लिन डेवलप करवाते हैं। देखो असली चीज क्या है ना, ट्रेनिंग का मतलब ही क्या होता है, डिसिप्लिन। जैसे ट्रेनिंग आप जानते हो ना, आर्मी के लोगों की, आर्मी में जब सोल्जर जाता है ट्रेनिंग कराई जाती है उनकी, हमको ही मालूम है, हमारा पेट निकला हुआ होता है, हमें भी मालूम है अगर हम सुबह उठ के एक्सरसाइज करेंगे तो पेट नहीं निकलेगा, बट करते ही नहीं है ना। जिम ज्वाइन करते हैं बट जाते नहीं है। तो आपका जो हमारा जो कनेक्शन जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो यही है कि एक तो आपसे हमने एक फीस ले ली है, और उस फीस के बाद हम आपको बार बार पिंच करेंगे कि भाई टेस्ट दो, पढ़ाई करो, टेस्ट दो। तो उससे ये है कि आप अपने आप को बेटर कर सकते हैं। हाँ फिजिक्स के लिए एडोप कर सकते बिल्कुल। देखो नहीं तो सवाल ही नहीं उठता ना, सब कुछ ही करना है। देखो अगर आपको ढंग का फैकल्टी बनना है तो हर चीज करनी है। नहीं उनके लिए होता है कि दो चीज छोड़ देनी है, कल को मालूम पड़ा जो छोड़ा वही बच्चा लेके आ रहा है, क्योंकि क्लास में तो बच्चे 500 होंगे ना, क्योंकि आप 4 या 5 बैच ले रहे हो, अलग अलग बच्चा है, हर किसी का अलग दिमाग चल रहा है, पता नहीं कौन सी बुक से क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो करना सब कुछ ही होता है। बस ये है कि स्टार्टिंग में आपको एक बूस्ट मिल गया, उसके बाद आपको करना हर कुछ सब कुछ ही पड़ेगा, सारा कुछ करना होगा। ठीक है, तो मोस्टली आई थिंक मैंने क्वेश्चनों के आंसर दे दिए। मैथ्स के लिए एक प्रॉपर देखो, एक प्रॉपर सोर्स कुछ नहीं होता सर। मान लो मैं अभी आपको बोलूं सिंगेज कर लो, लेकिन सिंगेज समझ में तब आएगी बेसिक आता होगा आपको। तो ऐसा प्रॉपर सोर्स कुछ भी नहीं है सर। पहले आप बेसिक तैयार करिए, बेसिक के बाद थोड़ा हाई लेवल पे जाइए, और फिर अपने क्वेश्चंस आप पेपर उठाओ, क्वेश्चन करके देखो क्वेश्चन में आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, तो आपको अपने आप ही अपना लेवल मालूम पड़ जाएगा। और क्योंकि आप फैकल्टी हो, तो आपके क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो मोस्टली बुक्स होती है वो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती है। तो आपको अपना लेवल बच्चों से ऊपर रखना होगा, तो उनसे थोड़ी ज्यादा मेहनत आपको करनी होगी।
ठीक है, अब अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आप वन बाई वन अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मैंने अपनी साइड से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। तब भी अगर कुछ रह गया है या फिर नजर से चूक गया तो आप पूछ लीजिए, जिसको भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। हाँ, जो लोग हमारे फिजिक्स वाले हैं तो मैंने आपको वीकली स्लॉट में दूंगा आपको, वीकली के हम लोग वीकली में क्या क्या काम करेंगे और उसका हम लोग गाइड कर देंगे आपको, और क्लासेस रहेंगी फिजिक्स की तो प्रॉपरली, और सिलेबस हम पूरा करेंगे विद इन 6 मंथ प्रॉपर, जीरो से लेके एडवांस तक का लेवल। मैं आपको, अगर मैं एक इंट्रीगेशन भी कर रहा हूँ तो मैं समझाऊंगा आपको कि सर मैंने ऐसे किया, वो हर चीज समझाई जाएगी। तो जो भी बिल्कुल कुछ भी नहीं जान रहे हैं, फिजिक्स में बस इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों के लिए कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम रहेगा, सब चीजें क्लियर करके बताई जाएंगी। और जो एडवांस में करेंगे वो भी हम यहाँ पे बता रहे होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है फिजिक्स में अगर छूटेगा, फिजिक्स में कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, अभी 2-3 क्वेश्चन और आ गए हैं। तो मैथ्स के सपोर्ट, हाँ फी स्ट्रक्चर वैसे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, नहीं तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, हमारी टीम रिप्लाई कर देगी आपको, है ना, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देना, वो सब कुछ बता देंगे आपको। ठीक है, बाकी मैं अभी हूँ तो, क्योंकि ये सिर्फ पूरी कहानी बतानी पड़ेगी, उससे बेटर ये है कि आप मैसेज कर देना, और फोन पे एक पर्सन होंगे वो आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगली चीज क्या है सर, मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर में 70-80 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं। नहीं देखो सर, मैं बता रहा हूँ ना, घर पे बैठकर पेपर देना अलग है, और किसी रिक्रूटमेंट में जाकर वहां उस प्रेशर में पेपर देना और फिर उस प्रेशर में डेमो देना, ये चीज डिफरेंट है। दोनों चीज डिफरेंट है। जैसे आप सपोज करो आईआईटी का अगर आपने पेपर दिया है एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के, तो टफ लगता है। वही पेपर अगर मैं घर पे ओपन करता हूँ तो मेरे को लगता है बहुत आसान है, अभी कर देंगे 2 मिनट में। लेकिन वही जब हमने दिया था ना तो पसीने छूट गए थे, तो लगा था बहुत डिफिकल्ट पेपर आता है। तो पॉइंट ये है सर कि बिना प्रेशर में, देखो होता है ना प्रेशर में काम करना और विदाउट प्रेशर में काम करना, इसका अंतर पड़ता है। अगर अभी आप 70-80 के आसपास ला पा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन यही चीज है ना, आप एक बार किसी हायरिंग में जाके देखें, वहां ट्राई करें, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सर मैं मान रहा हूँ, बिल्कुल सुभाष सर मैं आपकी बात बिल्कुल मान रहा हूँ, है ना। लेकिन आप यही काम है ना, किसी एक बार हायरिंग में करके देख लीजिए, कहीं पे आप रिक्रूटमेंट निकला हो ना, वहां जाके ट्राई कर लीजिए। ठीक है, तो ओके हो गया। दीपक जी ने पूछा हुआ है सर, क्या जिसके फिजिक्स +2 के बाद नहीं किया हो आफ्टर बीटेक, नहीं नहीं बीटेक कर लिया ना, बीटेक मतलब बीटेक वाला इंसान कुछ भी कर सकता है। आपने बीटेक कर लिया बस खत्म, अब आप चाहे फिजिक्स पढ़ा दो, केमिस्ट्री पढ़ा दो, मैथमेटिक्स पढ़ा दो, सब कुछ आपके है अंडर में, आप कुछ ही पढ़ाएंगे सब कुछ चलेगा। बीटेक डिग्री मतलब ये सब कुछ, बस बायोलॉजी छोड़ दीजिएगा, बायोलॉजी वाले सेक्टर में नहीं जा सकते आप, अदरवाइज आप कुछ भी पढ़ा सकते हैं। आप जो भी स्टार्ट करना चाहें स्टार्ट कर सकते हैं, और इंस्टीट्यूट में भी आपको फुल मौका मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन ये पूछे सर। नहीं नहीं नहीं, आप ट्राई कर लें सुभाष जी, ट्राई कर लें, उससे क्या होगा ना, एक बार थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको। 100 से कुछ नहीं होता ना सर, मालूम पड़ा यहाँ तो आ गए 100, मालूम पड़ा वहां पे कुछ पेपर ही डिफरेंट टाइम पे आ गया, तो फिर क्या होगा। हाँ दीपक जी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हो कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी चीज मेहनत करेंगे ना सर, वो आ जाएगी। होता क्या है, हम उसमें कंटिन्यूटी नहीं दे पाते हैं। हम क्या करते हैं, एक बार पढ़ा 2 बार पढ़ा, लगता है कि यार नहीं हो रहा है। नहीं, कंटिन्यूटी तो काम हमारा है, हम लोग जो यहाँ पर लेके आए हैं ये वाली चीज, ये कंटिन्यूटी वाली बात तो है ही, कि एक पूरा टाइम आपको देंगे हम। कंटिन्यूटी इसी को बोलते हैं कि आप उस काम को लगातार करिए, लगातार करेंगे तो अपने आप ही आपको वो काम सही लगने लग जाएगा। सर होम टाउन में क्यों? अच्छा, देखो पहली बात तो क्या होता है ना, अब ऐसे होम टाउन आपका दिल्ली है तो बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे सेंटर है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, और एरिया भी काफी बड़ा होता है, तो आराम से मिल जाएगा। मान लो आपका होम टाउन दिल्ली, तो ब्रांच भी दिल्ली मिल जाएगी। लेकिन सपोज करो आपकी होम टाउन ऐसी जगह पे है जहाँ पे या तो ब्रांच ही नहीं है, और या फिर अगर ब्रांच है तो एक ब्रांच है, वहां मुश्किल पड़ता है। एक कारण तो ये है, दूसरा कारण ये है कि अगर मान लो होम टाउन आपको दे दिया, कल को आपने अपना सेंटर खोल दिया उनका तोड़कर, तो इसलिए नहीं मिलता है।
वॉक इन इंटरव्यू में के लिए दिल्ली जाना मस्ट है क्या? और वो अरे देखो पहली चीज तो ओके कोई दिक्कत नहीं है। देखो वॉक इन का मतलब होता है कि आप सिंपली वहां पर जाएं, पेपर वगैरह दें। इसमें अकोमोडेशन वगैरह कुछ नहीं मिलता है। अगर आप फिटजी में जा रहे हैं तो वहां पे फूड और अकोमोडेशन मिल जाता है, लेकिन वो पहले मेल वेल से वो कंफर्म करते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिटजी के अलावा कोई नहीं देता है अकोमोडेशन वगैरह। लेकिन फिटजी में अगर आप जा रहे हैं तो वहां मिल जाएगा आपको। बाकी आप मान लीजिए खुद का ही करना पड़ेगा। फिटजी में जा रहे हैं तो वो दे देंगे, बट बाकियों में खुद का ही करना पड़ेगा। और फिटजी में जा रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि पहले उनको मेल करके आपको बताना पड़ेगा, उनका रिप्लाई भी आना चाहिए। ठीक है, रिप्लाई भी आना चाहिए और तब जाके वो हो पाएगा। ओके, फिर अगला है। हाँ ठीक है। फिर अगला है सर, मैंने अभी क्वांट पढ़ा बिजनेस कॉलेज में, क्या मैं फिजिक्स। मैं बता रहा हूँ ना सर, आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन डिग्री अगर वो साइंस वाले फील्ड में है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा सकते हैं। अगर वो साइंस वाले पार्ट में बायोलॉजी वाले सेगमेंट से आते ही है, जैसे बी फार्मा एम फार्मा कुछ किया हुआ है, तो आप बायोलॉजी वाला पार्ट भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट सिर्फ उनको ऐसा लगना चाहिए कि आप उनकी क्लास जब ले रहे होंगे बच्चों की, तो वहां पे आप आसानी से पढ़ा पाएंगे। ओके सर, प्योर इंग्लिश में, फुल इंग्लिश में तो इसलिए नहीं कर पाएंगे, फिर यहाँ वाले नॉर्थ वाले वाले लोगों को दिक्कत आएगा। बट साउथ में अगर आप हैं तो मटेरियल तो आपको प्रॉपर इंग्लिश में ही होगा, और मोस्टली जो टर्म्स होगी वो भी इंग्लिश में होंगी। बट कुछ चीजें होती है हिंदी में हो, तो वो ऐसा है कि सबको देख के करना पड़ता है। तो प्रॉपर इंग्लिश में करने से क्या होगा ना, एक तो बोरियत फील होती है हम नॉर्थ इंडियन लोगों को। तो इसलिए थोड़ा सा मिक्स रखा जाएगा सर, है ना। प्रॉपर ना तो वो हिंदी में ही होगा ना ही प्रॉपर इंग्लिश में होगा, मतलब मिक्स चलेगा। ऐसे मान लीजिए 60-70% इंग्लिश और देन 30-40% हिंदी। हाँ, जिसे हम इंग्लिश बोल सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट। पर इनफैक्ट ये नॉर्थ इंडिया में अगर आपको पढ़ाना भी है ना किसी भी इंस्टीट्यूट में, भले ही कोई बोलता हो कि इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, नहीं सर, वो बहुत सारे बच्चे होते हैं वो समझते ही नहीं है। तो आपको इंग्लिश रखना पड़ता है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इंग्लिश प्लस हिंदी हियर। ओके, तो और कोई क्वेश्चन है किसी का? हाँ बिल्कुल, प्रॉपर टर्म्स इंग्लिश में होंगी। हाँ बिल्कुल, वो उसको समझा जाएगा हिंदी में। यस करेक्ट। मतलब ऐसे हिंदी को लिखेंगे नहीं, लिखा तो मतलब इंग्लिश में ही जाएगा सब कुछ। राइटिंग के लिए इंग्लिश यूज करेंगे, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लेनेशन वी कैन यूज हिंदी ऑल्सो। हाँ जी, और कोई किसी का कुछ क्वेश्चन है? तो आई थिंक मैंने सारी चीजें यहाँ पे बता दी हैं आपको इस फील्ड से रिलेटेड। और अब तब भी अगर आपको कोई लगता है कुछ अलग से पॉइंट, तो आप मेरे को मैसेज कर देना हमारी टीम से, या फिर मैं होऊंगा तो मैं बिल्कुल रिप्लाई कर दूंगा आपको। मोहित भार्गव, हिंदी में भी। हाँ मतलब लिखते होंगे, मतलब मैं एक्चुअली ऐसे नहीं बता रहा कि नहीं लिखते होंगे, बट मोस्टली हम लोग इंग्लिश यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं मोस्टली, तो इसलिए। ओके, थैंक यू दीपक। ठीक है, ओके थैंक यू। तो हम लोग बस ये सेशन इंट्रोडक्शन ही था आज। बाकी जो नोट्स आपको मिलेंगे जो लोग फिजिक्स वाले हैं उनके लिए बता देता हूँ मैं। ऐसा हैंड रिटन नोट्स होगा एक तो, और एक होगा प्रिंटेड नोट्स। दो तरह के नोट्स आपको मिलेंगे। इनकी पीडीएफ मिलेगी आपको, हैंड रिटन नोट्स की भी और प्रिंटेड मटेरियल की। तो प्रिंटेड मटेरियल एंड हैंड रिटन नोट्स होंगे। और ये फिजिक्स वाला जो सेशन, जो क्लासेस होंगी, क्योंकि ये आज का लिंक तो सभी के लिए ओपन था, सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम से सिर्फ जो लोग कोर्स के लिए एनरोल किए हुए हैं वही लोग रहेंगे, और हम लोग प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपको मैं वीकली टाइम टेबल दूंगा। उस वीकली टाइम टेबल में मेंशन होगा कि हम लोग कौन सा टॉपिक लेने वाले हैं, और उस टॉपिक में, हाँ यस यस बिल्कुल, काइनेमेटिक सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। मोहम्मद सावेज, ओके। तो लेकिन आज मुझे लगा कि इंट्रोडक्शन एक बार सबको बता देना चाहिए, जो जो लोग इस फील्ड से इंटरेस्ट रखते हैं। तो मोस्टली चीजें क्लियर हो गई होंगी। टॉपिक हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब इसमें होगा क्या, जो लोग साइंस में वो फिजिक्स में होंगे उनको आइडिया होगा कि मैथमेटिक्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो मैं आज इस सेशन के बाद मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स का एक पीडीएफ शेयर करूंगा। उस पीडीएफ को आप लोग थोड़ा गो थ्रू कर लीजिएगा।
हालांकि मैं वो मैथमेटिक्स यहाँ पे डील करूंगा, लेकिन इनिशियली मैं मैथमेटिक्स डील नहीं करना चाहता। नहीं तो आपको लगेगा कि मैं मैथमेटिक्स फैकल्टी हूँ या फिजिक्स फैकल्टी हूँ, फिर वो आपको थोड़ा डाउट होगा। इसलिए पहले हम फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, देन वो मैथमेटिक्स टर्म्स में आपको समझाऊंगा कि इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या है, कैसे कैसे करना है। हालांकि मोस्ट ऑफ थिंग्स आप भी जानते होंगे, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे, क्योंकि मैंने बोला हुआ है कि जीरो से स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगा अभी मैथ्स की। वो आप मैथ्स के, हाँ बिल्कुल वो कराते हुए जाएंगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वहां पे न्यूमेरिकल के साथ। लेकिन मैं एक समरी, एक कंप्लीट मटेरियल आपको मैथ्स का जो फिजिक्स में रिक्वायर्ड होता है वो अभी सेंड कर दूंगा, एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा उस चीज को। बाकी मैं अलग से मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उस फिजिक्स के अंदर ही मैथमेटिक्स करा दूंगा, और मैं बता दूंगा कि देखो ये वहां पे लिखी हुई चीज थी और यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से ऑपरेट किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से चलेंगे, यानी मैथमेटिक्स वाला सेगमेंट अलग से नहीं कराएंगे, फिजिक्स के साथ ही उसको वहीं पे डील कर लेंगे कि ये चीज है, मैथ्स वाली चीज है, इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है और इस तरीके से कैसे इसको यूज करते हैं। ठीक है, बाकी जिन लोगों ने प्लान लिया हुआ है, एक बार आप अपने नेम, प्रॉपर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एंड एजुकेशन, जो क्वालिफिकेशन आपकी है और आपका इसमें कुछ एक्सपीरियंस है इस फील्ड में कि नहीं, वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा रिकॉर्ड के लिए। तो उसका एक प्रॉपर हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन कौन से लोग थे, कितने एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, क्योंकि हम फिर उनको उसी हिसाब से गाइड करेंगे जॉब के रिगार्डिंग, कि आपका एक्सपीरियंस हिसाब से है, आप कितनी सैलरी डिमांड कर सकते हैं आफ्टर द कोर्स, है ना, ये पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद की कितनी सैलरी आपके लिए सूटेबल रहेगी, फिर ग्रोथ कितनी हो सकती है, वो सब कुछ चीज आपको 1 to 1 हम लोग कन्वे करेंगे। ठीक है, हाँ व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, बिल्कुल व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आप व्हाट्सएप कर दीजिए। एक्चुअली कैश में सैलरी मिलने को वो लोग काउंट नहीं करते हैं, लेकिन इसका हम आपको एक ट्रिक बता देंगे, और बिल्कुल इस जो 6 मंथ में हम लोग डील करेंगे, तो उसके बाद अगर आप वो चीज यूज करते हैं तो आपको डेफिनेटली इसकी दिक्कत नहीं आएगी। कैश मिलेगा तब भी आप बोल सकते हैं कि यह सैलरी हमारे अकाउंट में आती थी, वो चीज हम आपको डील करेंगे, वो सब कुछ बताएंगे यहाँ पे, है ना, उसी चीज का सेशन है ये। मतलब ये सेशन है, इसके बाद जो हमारी ट्रेनिंग रहेगी ना, उस ट्रेनिंग में वो सब कुछ चीजें आपको डील करना बता देंगे कि कैसे आपको डील करनी है। और इन 6 महीनों में हम इतना ट्रेन कर देंगे आपको कि अगर आप ब्लफ भी करेंगे तब भी सामने वाले को लगेगा कि सही बोल रहा है ये इंसान, है ना, वो गलतियां निकाल ही नहीं पाएगा आपके अंदर कि आप गलत कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस आप उनको थोड़ा गलत मत बोल देना। एसटीपी वाले ग्रुप में नहीं, आप मेरे को पर्सनली मेरे मैसेज नंबर पे ग्रुप मतलब मैसेज कर देना, मेरा नंबर है जिसपे 7838 वाला, उस नंबर पे आप मैसेज करिएगा अपनी डिटेल्स, है ना। एफटीवी वाले ग्रुप पे आप मैसेज कर भी नहीं पाएंगे आई थिंक, है ना, वो मैसेज के लिए ओपन भी नहीं है। आप मेरे को पर्सनली मैसेज करिएगा 1 to 1। ओके, तो आज का सेशन इसलिए ही था। नेक्स्ट स्लॉट आपको मिला ही होगा, स्लॉट में आज का लिखा हुआ था इंट्रोडक्शन, देन नेक्स्ट क्लास से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, और आज आपको मैथमेटिक्स वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है सर, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द दिस सेशन, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। ओके देन साइनिंग ऑफ मैं कर रहा हूँ इसको, थैंक यू।